हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं स्वाति तोमर एक बार आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ एक बेहतरीन, शानदार और जानदार से सेशन में, जहां पर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और एक नजर फटाफट से आप सबको मेरे साथ देख लेना है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप उन डायग्राम्स को कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना डायग्राम्स के अधूरा माना जाता है। ठीक है, डायग्राम्स अगर आप बना देते हैं तो बच्चों ऐसा समझो कि एग्जामिनर सर या फिर एग्जामिनर मैडम को मतलब चीजें समझ में आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो इसलिए बच्चों ये वाला सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एक बार फटाफट से सभी प्यारे बच्चे इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और एक बार लाइक और शेयर भी। ठीक है, तो जितने भी प्यारे से बच्चे हैं मेरे साथ साथ एक बार कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और एक बार डायग्राम्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों 70 में से 70 का टारगेट है इस बार का हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्राम बनाना। ठीक है मेरे बच्चों, चलो 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 चलो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जो है कौन सा इमेज बनाने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगी। ठीक, तो देखो एक तो मैं आप लोगों को बता देती हूं बच्चों, एक तो आपका आता है कौन सा इमेज, जी हाँ, एक तो आपका कौन सा संरचना आती है, आपकी एक संरचना होती है कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी, जी है पिरामिड की। ठीक है, एक तो आपका क्या आते हैं, आयु पिरामिड बहुत ज्यादा आते हैं। एक सेकंड रुकेंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, एक तो आपके एग्जाम में जो आते हैं क्या आते हैं बच्चों, आयु पिरामिड भी बहुत आते हैं बनाने के लिए। तो जब हम आयु पिरामिड ड्रॉ करते हैं मेरे साथ साथ फटाफट से ड्रॉ करते हुए चलना है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या का। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारा, बढ़ती हुई जनसंख्या का। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या का पिरामिड जो हम ड्रॉ करते हैं ये कैसा होता है आपका, बढ़ती हुई जनसंख्या का ये होता है आपका त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसा होता है बच्चों, त्रिभुजाकार, यानी कि ट्राइंगुलर शेप्ड होता है। और ट्राइंगुलर शेप्ड क्या जाने कल आपको पेपर में यही देखने को मिले। ठीक है, इसलिए सीरियसली देखना है आपको। ठीक है, बढ़ती हुई है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या। बेसिकली मेरे बच्चों क्या होता है कि हम यहां पर क्या करते हैं, जो जनसंख्या है उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें रखते हैं उनको जो अभी क्या है, पूर्व प्रजननीय अवस्था में है, यानी कि जिन्होंने अभी जनन करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपके आते हैं पूर्व प्रजननीय अवस्था वाले लोग। ठीक है, पूर्व प्रजननीय अवस्था वाले लोग। फिर दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, फिर दूसरे नंबर पर आपके आते हैं जो अब क्या है, प्रजनन करने वाले हैं। ठीक है, प्रजनन योग्य जो लोग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं जो क्या होते हैं, प्रजननीय अवस्था वाले लोग आते हैं। और फिर इसके बाद फाइनली आपका क्या आता है, इसके बाद फाइनली आपका आता है पश्चात प्रजननीय अवस्था, है ना। इसके बाद आपका क्या आता है, पश्चात प्रजननीय अवस्था वाले लोग आते हैं, है ना। इसके बाद क्या आता है आपका पश्चात प्रजननीय अवस्था, यानी कि जो अब प्रजनन कर चुके हैं, जो अब प्रजनन नहीं करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने वाली हूं किसके बारे में, आपने देखा बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है स्थिर जनसंख्या, है ना। इसके बाद हमारा क्या आता है बच्चों, इसके बाद आता है मेरे बेटा स्थिर जनसंख्या, है ना। स्थिर जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या का क्या मतलब है बच्चा, स्थिर यानी कि जो स्टेबल पॉपुलेशन होती है, और जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं स्थिर जनसंख्या का, तो हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले कौन, जो पूर्व प्रजननीय अवस्था वाले लोग हैं जिन्होंने अभी जनन करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आएगा यहां पर, सबसे पहले आएगा आपका पूर्व प्रजननीय
अवस्था वाले लोग। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें, पूर्व प्रजननीय अवस्था वाले लोग। अच्छा जी, इसके बाद एक सेकंड रुकेंगे, इसके बाद जब हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो फिर आता है आपका इसमें प्रजननीय अवस्था वाले लोग। प्रजननीय अवस्था यानी कि अब जो जनन कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें प्रजननीय अवस्था वाले लोगों की संख्या इनके बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं किसकी, प्रजननीय अवस्था वाले लोग। मुझे पता है ये इमेजेस जो है ये तो बहुत आसान है, इसको आप बना लोगे, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इजी वाला बनवाना है, मेरा टारगेट ये है कि इंपॉर्टेंट भी बनवाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये है पश्चय प्रजननीय अवस्था वाले लोग। ठीक है, पश्चय प्रजननीय अवस्था की बात करूं तो बच्चों इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है, पश्चय प्रजननीय अवस्था वाले लोग। ठीक है, पश्चय प्रजननीय अवस्था वाले लोग। चलिए अब बात करते हैं घटती हुई जनसंख्या का। यहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो हम बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, थर्ड नंबर पर बनाते हैं घटती हुई जनसंख्या। घटती हुई जनसंख्या का जो पिरामिड बनाओगे वो कैसा बनाओगे, यहां पर जब आप घटती हुई जनसंख्या का बनाओगे तो बच्चों सबसे कम किसमें होते हैं, जो आपकी पूर्व प्रजननीय अवस्था वाले लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी जनन करना शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, जो कौन है, जो पूर्व प्रजननीय अवस्था वाले लोग हैं। इसके बाद ठीक है, डायग्राम बनाते वक्त एक बात का और ध्यान रखना, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे कलाकारी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव है हमें चीजों को सही से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कौन आता है इसमें, नेक्स्ट आता है आपका प्रजननीय अवस्था वाले लोग। प्रजननीय अवस्था की बात करूं तो इनकी संख्या कैसी होती है, ठीक है, हाँ जी, इनकी संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पूर्व प्रजननीय अवस्था। पूर्व प्रजननीय अवस्था में बहुत कम लोग होते हैं, तभी हमारी जनसंख्या क्या होती है, घटती है। फिर बात करते हैं पश्चय प्रजननीय अवस्था वाले, तो इनसे तो बहुत ज्यादा एज सच लेना देना नहीं है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये है आपका पश्चय प्रजननीय अवस्था वाले रोग। ठीक है, पश्चय प्रजननीय अवस्था वाले लोग। ठीक है बेटा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है सारे एक एक करके बताती जाऊंगी, बस आपको मेरे साथ रुक करके देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो अब आप देखोगे कि आपके इसमें ना एक वृद्धि मॉडल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड वृद्धि मॉडल अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें डायग्राम में ही आती हैं। ठीक है, वृद्धि मॉडल आपको पता है दो प्रकार का वृद्धि मॉडल होता है। एक हमारे पास कौन सा होता है, एक होता है चार घातांकी। ठीक है, क्या होता है, चार घातांकी वृद्धि मॉडल, है ना, चार घातांकी वृद्धि मॉडल, जिसको हम एक्सपोनेंशियल वृद्धि मॉडल भी कहते हैं। यहां से भी आपको बच्चे सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनता है मेरे बेटा, वो कैसा बनता है बच्चों, इसका ग्राफ जो बनता है पेपर में बच्चों, इसका ग्राफ पेपर में नहीं नॉर्मली भी कैसा बनता है मेरे बेटा, इसका ग्राफ बनता है बच्चे जे आकार का। ठीक है, इसमें जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कैसा बनता है, जे आकार का। इसकी इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटा। तो यहां पर जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा dn/dt इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ जी, b माइनस डी, जो r के बराबर हो जाएगा इनटू n हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें सभी को क्लियर है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है संभार। हमारा क्या हुआ है, हाँ जी, चार घातांकी वृद्धि मॉडल हुआ है। दूसरा हमारा संभार तंत्र वृद्धि मॉडल है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा संभार तंत्र वृद्धि मॉडल है। दूसरा हमारा क्या है, संभार तंत्र वृद्धि मॉडल है। संभार तंत्र वृद्धि मॉडल की बात अगर की जाए
तो बच्चों ये कौन सा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो यहां पर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बच्चों? इसमें ग्राफ बनता है इसमें ऐसा आकार का, है ना। यहां पर कैसा बनता है बच्चों? ऐसा आकार का, सिग्मोइड शेप्ड बनता है। ठीक है, कैसा बनता है बच्चे? इसमें सिग्मोइड शेप्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कहां पर? पुष्प की संरचना। बच्चों कुछ कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेरे बेटा अब यहां पर आपने देखा ये क्या है? ये है पुष्प, है ना। ये क्या है बच्चे? ये है मेरे बेटा पुष्प पुष्प पुष्प। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है फटाफट से इसके पार्ट्स का लेबलिंग करके। ठीक है, हाँ जी, चलिए जल्दी 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 एक बार जो है लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जो है जल्दी से इसका लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप देखोगे, ठीक है, जब भी हम किसी फूल को देखते हैं तो फूल की एक डंडी होती है। जिस डंडी को हम पकड़ते हैं वो डंडी इसकी क्या कहलाती है? मेरे साथ ही याद कर लेना है, स्वाभि दीदी के साथ साथ ही याद करना है। ठीक है, इस डंडी को हम कहते हैं जी पुष्प वृंत। ठीक है, इस डंडी को क्या कहते हैं जी? पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का मतलब फूल हुआ, वृंत का मतलब क्या हुआ? डंडी हुई। ठीक है, इसके बाद इसका फूला हुआ भाग है। जो फूला हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इसका पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो पत्ती नुमा संरचना है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इसका बाह्य दल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बाह्य दल। इसका जो रंगीन भाग है ये क्या कहलाता है? इसका दल होता है। ठीक है, इसी के अंदर जब आप देखोगे तो क्या होगा? यहां पर एक फीमेल पार्ट होता है फूल का। ठीक है, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। यहां पर इसमें नर भाग भी होता है जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं और नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट हुआ इसका पुंकेसर। और इसी भाग को आगे जब हम देखते हैं जो ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है? ये वाला भाग आपका कहलाता है स्त्री केसर। ठीक है, आप चित्र पेन से भी बना सकते हैं अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, नहीं तो आप पेंसिल से बनाएंगे और अच्छे से लेबलिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं स्त्री केसर और पुंकेसर पर भी क्योंकि सवाल आया है तो मैं इसलिए इन दोनों का भी स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा देती हूं, क्योंकि मेरा मोटिव है बच्चों कि कोई भी सवाल तुम छोड़ करके नहीं आओ। मेरे बच्चे पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें लंबी सी डंडी नुमा संरचना, और जो डंडी नुमा संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पूतंतु। और जो ऊपर वाला भाग है इसका, ये कहलाता है इसका क्या कहलाता है? ऊपर वाला भाग इसका ये कहलाता है इसका परागकोश। परागकोश मतलब जहां पर क्या होता है? जहां पर परागकण मौजूद होते हैं। ठीक है, जहां पर परागकण मौजूद होते हैं। चलिए अब दूसरा भाग कौन सा था इसमें? अगला पार्ट था इसका स्त्री केसर। बच्चे पिछले साल बोर्ड एग्जाम में यहां से भी सवाल आया था, तो सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग होता है इसका सबसे ऊपर की ओर। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है इसका? ये कहलाता है वृत्तिकाग्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? पतला सा। ठीक है, ये कहलाता है इसका वृत्तिका। और फूला हुआ भाग जो क्या कहलाता है इसका? अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर मौजूद होता है आपका बीजांड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से कई कई बार सवाल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यही पार्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं बीजांड की संरचना की। बीजांड की संरचना पे बच्चे बहुत सवाल आता है। देखिए सबसे पहले भ्रूण कोश बना लेते हैं, उसके बाहर बीजांड काय बना लेते हैं, उसके बाहर इसमें अध्यावरण मौजूद होता है। ठीक है, ये आपका बीजांड बन चुका है और 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। वृंत वही डंडी नुमा संरचना,
ठीक है। अब इसमें जो बाहर की तरफ मौजूद है कवर, उसको हम कहते हैं बाह्य आवरण, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाह्य आवरण। जो इसमें कहां पर है, अंदर की तरफ मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतः आवरण। अंतः आवरण का मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है बीजांडकाय, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद है, बीजांडकाय। और उसके भी अंदर क्या मौजूद है, भ्रूण कोश नाम की संरचना मौजूद है, ठीक है। यहां पर क्या है संरचना, इस संरचना को हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण पोष नहीं कहते, इसको भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें हर जगह आवरण मौजूद है, बस एक पॉइंट पर नहीं है, जहां पर एब्सेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निभागीय शिरा कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, निभागीय शिरा कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट शिरा क्या कहलाता है, निभागीय शिरे, सॉरी, जो ये वाला सिरा है जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका अध्यावरण एब्सेंट है, इसको हम कहते हैं बीजांड द्वारी शिरा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चे हम बीजांड द्वारी शिरा कहते हैं। और बीजांड द्वारी शिरा का जस्ट अपोजिट एंड क्या कहलाता है, हमारा निभागीय शिरा कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, निभागीय शिरा कहलाता है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं तो आगे आप देखोगे नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के लिए मान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नर के अंदर क्या होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण से क्या निकलता है, वृषण के बाहर मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, अधिवृषण मौजूद होता है, ठीक है। क्या मौजूद होता है, अधिवृषण। इसमें से क्या निकलती है, यहां से एक नली जैसी संरचना निकलती है। जो नली जैसी संरचना निकलती है ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है शुक्रवाहक, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये कहलाती हैं आपकी शुक्रवाहक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो ये शुक्रवाहक हैं ये क्या करती हैं, अपना सिक्रिएशन लेकर के आती हैं। कहाँ तक लेकर आती हैं, यहाँ पर है मूत्राशय। मूत्राशय जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, और यहीं पर हमारी एक्चुअल में मूत्र वाहिनी आती है अपना मूत्र लेकर के, ठीक है। कहाँ से, किडनी से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं, यहाँ पर मौजूद होती हैं हमारी कुछ 3 तरह के ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये शुक्रवाहक आकर इन ग्लैंड्स को ज्वाइन कर लेता है और इजाकुलेटरी डक्ट बना देता है। यहाँ पर जिसमें एक पेयर तो शुक्राशय ग्रंथियों का है, एक पुरुष ग्रंथि का है, और एक जो है इसमें होती है काउपर ग्रंथि, और लास्ट पार्ट इसका क्या होता है, लास्ट पार्ट इसका शीर्ष्ण होता है। आपको पेपर में चित्र को आसान रखना है, आपको चित्र को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपने ये क्या देखा, यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ी क्या है, हमारे पास एक जोड़ी है वृषण। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है अधिवृषण। ये क्या है, अधिवृषण है, अधिवृषण है। और क्या है इसमें, यहाँ पर है इसमें शुक्रवाहक। ये क्या है, ये है शुक्र, हाँ जी, ये है शुक्रवाहक जो शुक्राणुओं को लेकर जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ये क्या है, जो ये एक जोड़ी ग्रंथि है, इनका नाम होता है शुक्राशय। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है शुक्राशय। और ये एक जोड़ी होती है। यहाँ पर एक सिंगल ग्रंथि भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पुरुष ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम पुरुष ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद एक जोड़ी ग्रंथि होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम काउपर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जिनको हम क्या कहते हैं, काउपर ग्लैंड कहते हैं। हाँ जी बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम बच्चे काउपर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम काउपर ग्लैंड कहते
हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि कहते हैं। बताइए, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? ये लास्ट पार्ट आपका क्या है? ये आपका शीश्न है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे? शीश्न है। ठीक है, चित्र को जितना सिंपल रख सकते हैं सिंपल रखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट आप नहीं करेंगे। यही चित्र मैंने तुम्हारे सामने बनाया है। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र क्या है जी? चलिए एक बार देखते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है मेल की तरह फीमेल्स में भी एक ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? और वो कौन सा ऑर्गन होता है? वो होता है अंडाशय, यानी कि ओवरी। यहां पर क्या होती है? यहां पर मौजूद होती हैं हमारी जो है फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, देखिए आपने यहां पर क्या देखा? आपने देखा फीमेल के अंदर क्या है बच्चों? फीमेल्स के पास एक जोड़ी है अंडाशय। फीमेल्स के पास क्या है? एक जोड़ी अंडाशय। इसमें से ही क्या निकलते हैं? अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका भी इनके पास क्या होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक है, और जो अंडवाहिनी नलिका होती है इनका लास्ट पार्ट कौन सा होता है? ठीक है, जो एक उंगली नुमा संरचना होती है ना? और इसी से लास्ट ईयर 2025 में सवाल भी है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऑर्गन है, इसको हम कहते हैं झिल्ली। झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये झालर जैसी सी संरचना है। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका के भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहले इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक जो है कीप जैसी सी संरचना होती है जिसको हम कीपक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद वाला पार्ट आता है इसमें थोड़ा सा फूला हुआ, है ना? जैसे ऐसा लगता है तुम्बिका, किसी ने तुम्बे जैसा मुंह बना रखा हो। इसके बाद नैरो भाग आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम संकीर्ण पत्त कहते हैं, जिसको हम संकीर्ण पत्त कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अकेला, ये पार्ट कहलाता है इसका क्या? ये पार्ट कहलाता है इसमें गर्भाशय। ये वाला पार्ट इसमें क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, जो एक अकेला होता है, उल्टी अनासपाती के आकार की संरचना होती है, और इसी का बाद में जब ये नैरो होने लगता है लास्ट पार्ट, जो क्या कहलाता है? जो ग्रीवा कहलाता है। जो क्या कहलाता है? ग्रीवा। और ये ग्रीवा के बाद आता है लास्ट पार्ट इसमें योनि। और ग्रीवा का भी एक नाल जैसा सा पार्ट होता है जो कि ग्रीवा नाल और योनि एक साथ मिलकर बर्थ कैनाल बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये वाला पार्ट है योनि, योनि, योनि। गर्भाशय में भी 3 अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो आई होप इतना पार्ट वैसे आपको काफी रहेगा, क्योंकि आपको पेपर में सिर्फ चीजें बनानी है, ना कि वहां पर ऐसा करना है कि बस हम तो इसी में ही इन्वॉल्व हो गए। ऐसा नहीं करना कि सारा का सारा टाइम निकाल दो उसी में ही। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा और आगे की ओर। ठीक है, अब मेरे बच्चा चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। शुक्राणु की संरचना, अगेन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर कई बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, अगर आप अभी तक देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एग्जामिनर सर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को मेरे साथ साथ बना करके एक बार देख लेना है सभी को। ठीक है, मेरे साथ साथ बना करके इसको देख लेना है आप लोगों को। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहां पर किसकी? हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है अग्रपिंडक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है? मतलब एक्चुअल में डिवाइड करें तो इसकी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है? पहला वाला पार्ट इसका कहलाता है शीर्ष, यानी कि हेड वाला पार्ट है। इसके बाद वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है, यानी कि गर्दन हो गया। और नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें मध्य खंड। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसमें? मध्य खंड होता है। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट चलते हैं, तो लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? लास्ट वाला पार्ट इसमें पूंछ कहलाता है, जो एक्चुअल में स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शीर्ष भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है? आगे वाला पार्ट कहलाता है इसमें अग्रपिंडक।
आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है? अग्रपिंडक। नाम से ही समझ में आ रहा है, अग्र आगे वाला भाग। इसके बाद वाला पार्ट क्या है? इसके बाद वाला भाग है केंद्रक। इसके बाद वाला भाग क्या है? केंद्रक। जो इसका मध्य खंड होता है, इसमें क्या मौजूद होती है? यहां पर मौजूद होते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? जो इसको बच्चे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है? मूव कर पाता है। मतलब इसको एनर्जी चाहिए, है ना। ये क्या है बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इसको मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाना है ना, वहां तक पहुंचना है, तो ऊर्जा चाहिए। और सूत्रकणिका को हम क्या कहते हैं? सूत्रकणिका को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सूत्रकणिका। ठीक है, ये क्या है? ये वाला पार्ट कहलाता है सूत्रकणिका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बहुत जल्दी के साथ हमें देखना है, हमारा एग्जाम है ना। हाँ जी, तो बेहतरीन तैयारी आपको करके जानी है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, हजारों बार सवाल आया है, हजारों बार। जैसे ये भी एग्जामिनर सर का फेवरेट सवाल होता है। आपको डीएनए का सबसे पहला एक पॉइंट पता है कि डीएनए कैसा होता है? डीएनए एंटी पैरेलल होता है, प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब क्या होता है कि ये 5 प्राइम से शुरू हुआ है, 5 प्राइम से शुरू हुआ है तो 3 प्राइम पे खत्म होगा, 3 प्राइम से शुरू हुआ है तो 5 प्राइम पर खत्म होगा। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बैकबोन किससे बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ठीक है, आप देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी चित्र बना रही हूं, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चे, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा? आपने देखा ये क्या है? हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, ये क्या देखा तुमने? हाइड्रोजन बंध है। यहां पर आप क्या देखते हो? हाँ जी जी, जल्दी 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 आंसर करना है। आपको पता है एक जो घूम होता है, एक घूम की लंबाई कितनी होती है? एक घूम की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम। दो जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका जो व्यास होता है, ठीक है, इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको बस सीधा टू द पॉइंट बातें करनी है। ठीक है, एग्जाम में इधर उधर की चीजें घुमा फिरा के नहीं लिखनी। और ये जो यहां पर दिया गया है ये नैनोमीटर में दिया गया है, तो इसलिए ये मत सोचना कि दीदी ने अलग करवाया है और वहां पर अलग है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टीआरएनए का संरचना। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे, फटाफट 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 से। चलो 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 चलो, ओह माय गॉड, है ना। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा 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 होता है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बच्चे देखिए यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। देखो 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 और देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 एंड्स होते हैं। इसमें भी 5 प्राइम 3 प्राइम एंड। ठीक है, 3 प्राइम एंड पर एक सीक्वेंस मौजूद होता है। कौन सा सीक्वेंस होता है? CCA। सीक्वेंस को ACC नहीं पढ़ना है, सीक्वेंस को CCA पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम रीड करते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करते हैं। जो इसका 3' शिरा है ये क्या होता है? ये इसका होता है अमीनो अम्ल ग्राही स्थल। ठीक है, ये क्या होता है? अमीनो अम्ल ग्राही स्थल। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्या करता है? अमीनो अम्ल को ग्रहण करता है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है? एक इसमें होता है एंटीकोडोन लूप। क्या होता है? एंटीकोडोन लूप, जो क्या है? आरएनए पर मौजूद
कोडोन के साथ जाकर के जुड़ता है। ठीक है, DHU लूप होता है, TSIC लूप होता है। ठीक है, ये लूप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं अलग अलग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है भाई, इसमें एक तो स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ लाइक होता है। जो मैंने ये बनाया है ये कैसा है, ये क्लोवर लीफ प्रारूप है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्लोवर लीफ प्रारूप। एक इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल भी होता है। एक स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाते हैं, मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं तो वो कैसा होता है, उल्टे एल आकार का होता है। ठीक है, उल्टे एल आकार का होता है, क्योंकि tRNA पर कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये इस पे क्या होता है, ये होगा इसमें इधर 3 प्राइम शीरा और ये होगा इसका 5 प्राइम शीरा, एंटीकोडोन लूप, अमीनो अम्लग्राही स्थल। तो यही सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरक्षी की संरचना पर भी सवाल आ सकता है या आया हुआ है। प्रतिरक्षी की संरचना की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, वाई आकार का होता है। और ये वाई आकार का होता है, साथ में ये 4 जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बच्चों क्या होता है, 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं। 2 कैसी होती हैं, ये दोनों दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है, 2 बड़ी होती हैं। ठीक है, 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं। और 2 कैसी होती हैं, 2 जो है हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, 2 कैसी होती हैं, इसमें हल्की श्रृंखला होती हैं। ठीक है, 2 कैसी होती हैं, हल्की श्रृंखलाएं, लघु श्रृंखलाएं कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, लघु श्रृंखला। हाँ, दीर्घ वाली भारी होती हैं। ठीक है, आपस में कैसे जुड़े हैं ये, आपस में जुड़े हैं ये डाइसल्फाइड बंध से। आपस में कैसे जुड़े हैं ये, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रहा आपका, ठीक, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 जो है लाइट चेन होती हैं। ठीक, और क्या होता है इसके पास, हाँ जी, प्रतिजन बंधन स्थल भी होता है इसके पास, है ना। और क्या होता है इसके पास, प्रतिजन बंधन स्थल भी होता है ना। क्या होता है, प्रतिजन बंधन स्थल भी इसके पास होता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर पर आप क्या बनाओगे, प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर पर आप लोगों को पता है कि इसमें क्या क्या होता है। एक तो इस पर होता है ओराई। ओराई जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति के उत्पत्ति क्षेत्र होता है। इस पर जो है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी होता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट होता है, यानी कि ये वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। साथ साथ में आपको पता है इसके पर और क्या होता है, हाँ जी, और इस पर क्या होता है भाई जी, इस पर होती हैं आपकी जो है क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, हाँ जी, क्या होता है इसमें, क्लोनिंग साइट्स। बाकी इसी का फुल डिटेल वाली चीजें क्लास के अंदर। ठीक है, फुल डिटेल वाली चीजें क्लास के अंदर, जो क्वेश्चन वाली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी तो हमारा क्विक रिवीजन जो है एक मोटिव है, एक बच्चों उद्देश्य है। ठीक है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर, इंसुलिन के स्ट्रक्चर पर भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ जी, इंसुलिन की संरचना, इंसुलिन की संरचना, इंसुलिन की संरचना पर चलते हैं बच्चों। तो इंसुलिन की संरचना जब आप देखोगे, आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, ए चेन होती है, यहाँ पर हमारे पास एक बी चेन होती है, और ए और बी चेन को जोड़ते हैं यहाँ पर एक सी चेन। ठीक है, ये क्या है, ये है सी श्रृंखला। ठीक है, ये है सी श्रृंखला, ये है ए श्रृंखला, ये कौन सी है, ये है हमारी बी चेन। ठीक है, ये है हमारी बी चेन, ये था ए चेन। दोनों चेन्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं, दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। दोनों चेन आपस में कैसे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, कैसे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं।
ये भी बहुत ज्यादा अभी हम इसको ये मैच्योर नहीं है, ये प्राक इंसुलिन है। लेकिन जब ये मैच्योर होता है तो इसमें से सी श्रृंखला हट जाती है और हमारे पास क्या बचता है, ए श्रृंखला बचती है, हमारे पास जो है बी श्रृंखला बचती है। ठीक है, तो हमारे पास खाली ए चेन बचेगी, हमारे पास जो है बी चेन बचेगी और दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं कैसे, डाइसल्फाइड बंध से। दोनों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, फिर डाइसल्फाइड बंध से। ये हमारे पास मैच्योर इंसुलिन होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन होता है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और जी, कहां पर, मिलर का प्रयोग। मिलर के प्रयोग में आपको पता है मिलर जी ने क्या किया था, इन्होंने एक फ्लास्क लिया था और इस फ्लास्क के अंदर सेम वैसी ही कंडीशन रखी थी जैसी उस समय पृथ्वी पर रही होगी, जैसी उस समय पृथ्वी पर रही होगी। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ये है एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट, ये है एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट। चलिए हाँ जी, इमेजेस जो है हल्की फुल्की सी, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके बेसिस पर ये मत सोचना कि दीदी आपने तो जो स्ट्रक्चर है वो अलग बनवाया है। ठीक है, कहीं कहीं पर हल्का फुल्का सा वेरिएशन हमें इमेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कहीं पर फ्लास्क इधर हो, कहीं पर इधर हो। ठीक है, चलो तो अब हम यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, इसके अंदर क्या भरा है, यहां पर है उबलता हुआ जल। यहां पर क्या है, इसके अंदर है उबलता हुआ जल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, उबलता हुआ जल। दूसरे फ्लास्क के अंदर उन्होंने सेम वैसी कंडीशन रखी जैसी उस समय पृथ्वी पर रही होंगी और यहां पर क्या लगाया है, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स को लगाया है। यहां पर किसे लगाया है, इलेक्ट्रोड्स को लगाया है। साथ में इन्होंने इसके अंदर क्या करवाया, विद्युत डिस्चार्ज कराया। ठीक है, इसके अंदर क्या कराया, विद्युत डिस्चार्ज कराया। ठीक है, विद्युत डिस्चार्ज कराया और क्या कराया, यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई रखा। कितना रखा, 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा। और क्या रखा, यहां पर इन्होंने जो है मीथेन लिया, इन्होंने और क्या लिया, इसमें अमोनिया लिया। ठीक है, इन्होंने और क्या लिया, हाइड्रोजन लिया और क्या लिया, इन्होंने जल वाष्प लिया। 4 चीजें ली और बिल्कुल पृथ्वी पर वैसी ही कंडीशन पैदा कर दी थी जैसे उस समय पृथ्वी पर रही होगी। और ये एक्सपेरिमेंट कुछ दिनों तक चलता रहा और फिर इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है इनको दिखाई दिया कि क्या बन चुका है, एक तनु सूप इसमें बन चुका है। तो ये था मिलर का एक्सपेरिमेंट और ये थे कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है, जो आए हैं या जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। और अगर सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक बायो वाला हार्ट तो छोड़ करके जाएंगे। ठीक है, सेशन में ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।